लालची कालू कौवा ने इस बार केले की खेती की थी। वो अपने केलों से जान से भी ज्यादा प्यार करता। एक भी केला किसी दूसरे पक्षी को खाने नहीं देता। एक दिन मिट्ठू कालू के पास आता है। कालू, मेरा केला खाने को बहुत मन कर रहा है। कालू, प्लीज मुझे एक केला खाने दो। अरे मोटी चोंच वाले, मैं तेरा मोटी चोंच तोड़ दूंगा अगर तुम मेरे केले के पास आए। कालू, एक केले से तेरे इतने बड़े बाग में कोई घाटा नहीं आ जाएगा जो तू मरा जा रहा है। तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? मोटे चोंच वाले, मेरे केले पर नजर जमाए बैठे हो। ऐसे मायूस होकर तोता वहाँ से चला जाता है। नदी पर चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। क्या बात है मिट्ठू तोते, तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? कालू ने मुझे एक भी केला खाने नहीं दिया और बड़ी बड़ी बातें मुझे सुना दी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मिट्ठू भैया, थोड़ा शांत हो जाओ। ऐसा बोलकर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे भी केला खाना है। गुड़िया बेटे, क्या आपने नहीं सुना मिट्ठू तोता क्या बोलकर गया है? कालू कौवा ने उसे एक भी केला खाने को नहीं दिया और उल्टे उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया। मम्मा, सूखा दाना खा खा कर मेरा दांत टूट गया, इसलिए मैं केला ही खाऊंगा। गुड़िया, आप मुझे बेवकूफ मत बनाओ। ये जो आपका दांत टूटा है वो तो दूध का दांत था। अब तुम घर जाओ, मैं भोजन की तलाश में जाती हूँ। गुड़िया तभी घर जाने लगता है और चिड़िया दाने की खोज में निकल जाती है। चिड़िया उड़ती हुई केले के बाग में पहुंच जाती है। मैं एक केला गुड़िया के लिए मांगती हूँ, क्या पता कौवा बच्चे का दुख सुनकर उसे केला दे दे। ये सोचकर चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है। कालू भैया, मेरी बेटी गुड़िया का केला खाने का बहुत मन कर रहा है, कृपया आप मुझे केला दे दें, मैं आपका सदा आभारी रहूंगी। मैं ये केला तेरी बेटी के लिए नहीं लगाया। तू अपनी बेटी को सूखा दाना खिलाकर सुला दे। मैं किसी को केला नहीं देने वाला हूँ। कालू भैया, आप फ्री में केला ना दें, बदले में ये दाना ले लें। मेरी बेटी गुड़िया केला खाकर बहुत खुश होगी। बच्चे की खुशी के लिए ही तो दे दें आप। मुझे गुस्सा ना दिलाओ, नहीं दूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। चिड़िया तो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपने केले के बाग में नहीं था। दूसरे जंगल के पक्षी कालू के बाग में घुस जाते हैं। दोस्तों, ये देखो, इतना सारा भोजन। हमारे जंगल के पक्षियों के लिए भी ये केला लेकर जाएंगे। ऐसे वो अनजान पक्षी भी जी भर कर केला खाते हैं और अपने साथियों के लिए भी केला लेकर जाते हैं। बाग में एक केला भी नहीं बचा। जब कालू कौवा अपने बाग में आता है तो देखता है कि पूरा बाग तो खाली है। ऐसा देखकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कोई जालिम मेरा सारा केला खा गया। कालू कौवा की ऐसी आवाज सुनकर सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। कालू कौवा, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? आखिर बताओ क्या बात है? ले गया, वही मेरा सारा केला ले गया। मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार पता चल जाए मुझे। चिड़िया, जो भी इस काम को किया बहुत अच्छा किया। मेरे दिल में तो ठंडक पहुँच गई। हाँ मिट्ठू तोते, मांगने से तो ये किसी को भी एक केला नहीं देता। अब कोई सारे ही केले चुरा कर ले गया। ऐसा बोलकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा को तो केले चोर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी कालू कौवा केले के बाग के चारों ओर बिजली के तार का करंट लगा देते हैं। अब देखता हूँ वो चोर कैसे केला चोरी करने आता है। वो तो इस तार से चिपक कर मर जाएगा, दुष्ट चोर। आते हैं। उसी जंगल में एक गोरी कौवी और एक कालू कौवा भी रहते थे। जंगल में किसी दूसरे पक्षियों की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती थी। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवा से कहती है, कालू जी, आप तैयार हो जाएं। मैं तो इस बार कबूतर को ईद की खुशियाँ मनाने नहीं दूंगी। गौरी, इस बार मिट्ठू तोता और चिड़िया कबूतर के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं और आज शाम को सब मिलकर पहाड़ों पर ईद का चांद देखने जा रहे हैं।
मैं भी आज उन सभी को ईद का चांद देखने नहीं दूंगी। कालू, तुम मेरे साथ चलो। मगर कहाँ गौरी? मेरे दोस्त शरारती बादल के पास। हाँ गौरी, चलो बादल के पास चलते हैं। ऐसा बोलकर गोरी कौवी और कालू कौवा शरारती बादल के पास चले जाते हैं। शरारती बादल नदी किनारे पर सो रहा था। गोरी कौवी शरारती बादल को आवाज देती है, ओ शरारती बादल, मेरे दोस्त, आप कैसे हो? मैं सोया हुआ था, तुमने मुझे क्यों जगाया है? बताओ गौरी, तुमने मुझे क्यों जगाया है? शरारती बादल, हम आपके तो दोस्त हैं। मैं और गोरी आपके पास एक काम से आए हैं। बोलो बोलो, क्या काम है शैतान कौवे? बोलो, क्या शैतानी बुद्धि लेकर आए हो तुम दोनों? बादल जी, कल कबूतर की ईद है और आज शाम सभी चिड़िया ईद का चांद देखने पहाड़ों पर जा रहे हैं। इसमें मैं क्या करूं गौरी? अरे यार शरारती बादल, वहाँ आप हमारे साथ चलो। तुम वहाँ जाकर चांद के सामने बैठ जाना। ऐसे ना दिखेगा चांद और ना मनाएगी कबूतर ईद। बहुत शैतान हो तुम दोनों, मगर उसके बदले तुमको ताजे ताजे नारियल पानी देना होगा। क्या ये शर्त कबूल है? हाँ हाँ, मैं आपको ढेर सारा नारियल पानी पीने को दूंगा। फिर शरारती बादल कौवे का बात मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। और उधर सभी पक्षी पहाड़ों पर पहुंच चुके थे। लूसी कबूतरी और कबूतर बहुत खुश थे। अब थोड़े ही देर में ईद का चांद नजर आ जाएगा और हम सब एक दूसरे के पंख पर मेहंदी लगाएंगे। ये क्या, मगर आसमान पर तो बादल आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले तो आसमान बिल्कुल साफ था। गोरी कौवी और कालू कौवा शरारती बादल को लेकर चांद के सामने पहुंच जाते हैं। कालू, देखो तो कैसे सभी पक्षी चांद देखने जमा है। गोरी, शरारती बादल के पीछे छुप जाओ, कहीं वो सब हमें देख ना ले। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे पीछे छुप जाओ। अगर पक्षियों ने तुम्हें देख लिया तो उन्हें हमारी शरारती का पता चल जाएगा। चिड़िया बहन, अब हम ईद का चांद कैसे देखेंगे? अगर चांद नजर ना आया तो हम सब ईद नहीं मना पाएंगे। कबूतर भैया, आप धीरज रखें। थोड़ी देर बाद बादल भैया घर चले जाएंगे और आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा। वे सब इंतजार करते हैं, मगर बादल तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अभी अपने घर से टेलीस्कोप लेकर आता हूँ। मेरी टेलीस्कोप से हम दूर तक देख सकते हैं। फिर मिट्ठू तो घर जाकर टेलीस्कोप लेकर आता है। अब तो मैं चांद को देख ही लूंगा। मिट्ठू अपनी टेलीस्कोप से आसमान की ओर देखता है। उसे चांद तो नजर नहीं आता है, क्योंकि सामने तो शरारती बादल था। मगर मिट्ठू को शरारती कौवा और गोरी कौवी दिख जाते हैं। हाँ, ये चाल तो कौवे की है। चिड़िया, मुझे मेरी लाठी दो, मैं अभी आया। मगर मिट्ठू भैया, क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। मिट्ठू अपनी लाठी लेकर बादल की तरफ उड़ता है। जैसे ही शरारती बादल मिट्ठू को अपनी तरफ आते देखता है तो वो शरारती बादल वहाँ से भाग जाता है। कहाँ चले शरारती बादल? मिट्ठू लाठी लेकर आ रहा है। भागो भागो, तुम दोनों भी मेरे पीछे पीछे भागो। तभी ईद का चांद दिखाई देता है। कबूतर और कबूतरी चांद को देखकर बहुत खुश होते हैं और वे सब मिलकर खुशी मनाते हैं और तरह तरह के भोजन खाते हैं और एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। बहुत पहले समय की बात है। एक खूबसूरत से जंगल में टूनी अपने बच्चों के साथ एक घर में रहा करती थी। टूनी के दोनों बच्चे काफी सुंदर थे, इसलिए टूनी चिड़िया काफी डरी और सहमी रहती थी। कारण उस जंगल में का एक राजू नाम का कौवा दुष्ट सियार का मित्र था। वह राजू कौवा भी सियार के जैसा ही दुष्ट था। एक दिन वह दुष्ट कौवा सियार से कहता है, सियार मित्र, इसी जंगल में टूनी के 2 बच्चे बड़े हो गए हैं। इस बात की खबर आपको है सियार भाई? इस प्रकार दुष्ट कौवा जंगल के सारे पक्षियों का रिपोर्ट सियार को दिया करता था और दुष्ट कौवा जंगल जंगल घूमा करता था।
तभी दुष्ट कौवा की नजर टूनी के ऊपर पड़ती है और दुष्ट कौवा एक पेड़ पर छिप जाता है और टूनी की बात सुनने लगता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं भोजन की तलाश में जंगल से बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम दोनों अपना ख्याल सही से रखना। हाँ, और एक बात, मेरे जाने के बाद तुम दोनों इधर उधर घूमने मत निकल जाना। मम्मा, ओ मम्मा, हम दोनों घर से बाहर क्यों ना जाएं? हमें तो बाहर खेलने में बहुत मजा आता है मम्मा। हाँ हाँ मम्मा, मुझे भी बाहर खेलने में बहुत मजा आता है। और आप हो कि कह रही हो को बाहर मत जाना? नहीं नहीं मेरे बच्चे, तुम दोनों बाहर खेलने नहीं जाओगे। यदि तुम दोनों के बारे में दुष्ट सियार को पता चल गया तो तुम्हें मार कर खा जाएगा। नहीं मम्मा नहीं, तुम तो फोकट में इतनी चिंता कर रही हो। दुष्ट सियार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि सियार मेरे घोंसले में आएगा तो उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जीवन भर याद रखेगा। तुम देखना मम्मा। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। हर समय तुम दोनों खाली शरारती करते रहते हो और बेकार की बात करते रहते हो। मैंने कहा ना कि तुम दोनों घर से बाहर नहीं निकलोगे, मतलब घर से बाहर नहीं जाओगे। और यदि मेरी बात नहीं माना तो मैं तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा दूंगी। मम्मा, ओ मम्मा, खामखा आप इतनी गुस्सा क्यों हो जाती हैं? ठीक है मम्मा, हम दोनों आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और घर से बाहर नहीं जाएंगे, तब तो होगा ना मम्मा? हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों बहुत समझदार हो। तुम दोनों यही रहो, मैं अभी भोजन लाने जा रही हूँ। और इधर दुष्ट कौवा पेड़ के आड़ में छुपकर टूनी और उसके बच्चे की सारी बातें सुन लेता है और कहता है, ओह अच्छा, तो ये बात है। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चे को अपने घर में छुपा कर रखी हुई है और इसका भनक मुझे भी नहीं था। अच्छा रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। टूनी, तुमने क्या सोचा था कि तुमने दुष्ट सियार की नजरों से अपने बच्चों को बचा लिया है? खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस शातिर दुष्ट कौवे की नजर से नहीं बच सकते हो। मैं भी जाता हूँ और इस बात की खबर दुष्ट सियार को देता हूँ और सियार ये खबर पाकर तो बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे पुरस्कार भी देंगे। ऐसा सोचकर दुष्ट राजू कौवा उड़ते हुए सियार के पास जाने लगता है और सियार के पास पहुंचकर सारी बातें खुलकर बताने लगता है। कौवे की बात सुनकर दुष्ट सियार काफी गुस्सा जाता है और कहता है, तो टोनी की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे अपने बच्चों को छुपा कर रखा है। इसकी सजा उस टोनी को जरूर मिलेगी। और हाँ दुष्ट कौवे, यदि तुम्हारी बात सच साबित हुई तो मैं टोनी के बच्चे को तो खाऊंगा ही, साथ ही साथ मैं टोनी को भी खा जाऊंगा। हाँ मेरे मित्र, मैंने तुम्हें बिल्कुल सच सच कहा है। यदि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो अभी आप मेरे साथ चलिए। ऐसा सोचकर दुष्ट कौवा और दुष्ट सियार टूनी के घर की ओर रवाना हो जाते हैं और इधर टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मेरे लाडले और प्यारे बच्चों, तुम दोनों घर पर ही रुको, मैं बाहर से भोजन लेकर आती हूँ। यदि कोई अनजान आकर तुम्हें आवाज दे तो तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मा, ठीक है, ना ही हम दरवाजा खोलेंगे और ना ही हम घर से बाहर जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तुम दोनों सावधानी से रहना। मैं भी बाहर जा रही हूँ और जल्द ही लौट कर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की ओर रवाना हो जाती है और कुछ ही दूर जाने के बाद टूनी चिड़िया की मुलाकात दुष्ट सियार और कौवे से हो जाती है। दुष्ट सियार टूनी चिड़िया को देखकर गुस्से से कहता है, टूनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने बच्चे को मुझसे छुपा कर रखा है। दुष्ट सियार की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया काफी ज्यादा डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है,
मेरे बच्चे के बारे में इस दुष्ट सियार को भला कैसे पता चल गया? मैं तो अपने बच्चे को इससे छुपा कर रखा है। हो ना हो इसमें दुष्ट कौवा ही का हाथ हो सकता है। लेकिन अभी मैं इस दुष्ट सियार से अपने बच्चे को भला कैसे बचाऊं? डर से काम नहीं चलेगा। मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। नहीं सियार भैया, मेरा तो कोई बच्चा नहीं है। यदि मेरा बच्चा होता तो इस बात की खबर आपको जरूर होता। सियार भैया, मैं भला आपसे अपने बच्चे को कैसे छुपा कर रख सकती हूँ? आप तो इतने चतुर हो। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो हमें अवश्य ही तुम्हारे बच्चे के बारे में पता चल गया होता। इस जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी नहीं है जो मुझसे अपने बच्चे को छुपा कर रख सके। नहीं नहीं सियार मित्र, टूनी झूठ बोल रही है। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले टूनी और उसके बच्चे को देख कर आया है। यदि मेरी बातों पर आपको भरोसा नहीं है मित्र, तो मेरे साथ टूनी के घर पर चलो। मुझे पूरा विश्वास है सियार मित्र, टूनी अपने बच्चे को घर में छुपा कर रख कर आई है। अच्छा है दुष्ट कौवे, जब बोल ही रहे हो, मुझे भी जाकर अपनी आंखों से सच क्या है और झूठ क्या है देख कर आना चाहिए। टूनी, तुम मुझे अपने घर लेकर चलोगी? यदि दुष्ट कौवे की बात सच साबित हुई तो मैं तो तुम्हारे बच्चे को खा ही जाऊंगा, साथ ही साथ मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। हे भगवान, यदि अभी सियार जाकर मेरे घर की तलाशी करे तो मेरे दोनों बच्चे को तो ये दुष्ट सियार खा जाएगा। अभी मैं क्या करूं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। हे ईश्वर, तुम मेरे बच्चे की रक्षा करना। ऐ टूनी, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो? चलो, तुम मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। सियार भैया, आज मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। किसी दूसरे दिन मेरे घर जाएंगे तो नहीं होगा सियार भैया? ऐ टूनी चुप, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने तुम अपनी जबान चला रही हो। किसी दूसरे दिन नहीं, आज ही और अभी तुम मुझे लेकर चलोगी और मैं देखूंगा कि तुम्हारे घर में असल में बच्चा भी है या नहीं। ऐसा कहकर दुष्ट राजू कौवा और दुष्ट सियार को लेकर टूनी चिड़िया अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। और टूनी चिड़िया डर के मारे कांपने लगती है कि पता नहीं आज मेरे बच्चे के साथ क्या होने वाला है। फिर कुछ ही देर के बाद टूनी अपने घर के सामने आ जाती है और दुष्ट सियार कौवा से कहने लगता है, कौवे, ओ दुष्ट कौवे, तुम टूनी के घर के अंदर जाकर देखो कि सचमुच टूनी के बच्चे हैं या नहीं, और यदि बच्चे हैं तो उन्हें पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। दुष्ट सियार की बात सुनकर राजू कौवा टूनी के घर के अंदर चला जाता है और इधर टूनी तो और ज्यादा डर जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। लेकिन दुष्ट कौवा घर के अंदर जाकर देखता है तो वहां पर तो कोई बच्चा नहीं था। फिर भी राजू कौवा टूनी के बच्चे को इधर उधर खोजने लगता है। फिर भी उसे टूनी का बच्चा नहीं मिल पाता है। तभी राजू कौवा बोलता है, आखिर बच्चा कहाँ चला गया? मैंने तो टूनी के बच्चे को यही इसी घोंसले पर देखा था, लेकिन वो गया कहाँ? अभी मैं जाकर दुष्ट सियार को क्या जवाब दूंगा? और इधर दुष्ट सियार राजू कौवा को आवाज देने लगता है, क्या हुआ दुष्ट कौवे? आखिर इतनी देर से तुम अंदर में क्या कर रहे हो? जल्दी से टूनी के बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। सियार के बुलाने पर दुष्ट कौवा मजबूर होकर सियार के पास आ जाता है। अरे दुष्ट कौवे, तुम अकेले क्यों आया? और टूनी का बच्चा कहाँ है? मतलब सियार मित्र, पता नहीं आखिर टूनी ने अपने बच्चे को कहाँ छुपा कर रख दिया है। आखिर बात क्या है? मेरे बच्चे घर पर नहीं है। आखिर कहाँ गया है मेरे बच्चे? खैर जो भी हो, अभी मुझे सियार और दुष्ट कौवा को यहाँ से पहले भेजना होगा, फिर उसके बाद मुझे अपने बच्चे को खोजना होगा। देखा ना सियार भैया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा तो कोई भी बच्चा नहीं है।
हाँ टोनी, मुझे पहले से मालूम था कि तुम एक ईमानदार पक्षी हो और तुम कभी झूठ नहीं बोलती हो, लेकिन मैं दुष्ट कौवे के झांसे में आ गया था। अरे दुष्ट कौवे, अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चलो अभी यहाँ से चलते हैं। दुष्ट कौवे को तो मेरा बच्चा नहीं मिला, लेकिन मैं भी घर के अंदर जाती हूँ और आकर देखती हूँ कि मेरे बच्चे आखिर कहाँ है। मेरे बच्चे, तुम दोनों कहाँ हो? मैं तुम्हारी मम्मा बोल रही हूँ, मेरे पास आ जाओ। मम्मा, ओ मम्मा, हम दोनों कहीं नहीं गए थे। जब दुष्ट सियार मेरे घर की ओर आ रहा था तभी मैंने उसे दूर से देख लिया था। तभी हम दोनों घर के अंदर रखे मटके के अंदर छुप गए थे ताकि वो दुष्ट सियार मुझे खोज ना पाए। ठीक किया था मेरे बच्चे, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया था। मैं तो डर ही गई थी, लेकिन तुम दोनों ने अपने बुद्धि से काम लिया था मेरे बेटे। लेकिन तुम दोनों के बारे में दुष्ट सियार को तो पता चल ही गया, वो तुमको खाने के लिए कभी भी आ सकता है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे और जाकर कहाँ रहेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या सियार भैया, अभी तक तुम यहीं पर हो? हो, तुमने क्या सोचा था टोनी? तुम मुझे इतनी आसानी से धोखा दोगी? मैं भी दुष्ट सियार हूँ, अच्छों को सबक सिखा देता हूँ। मैं तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हूँ, है ना टोनी? आप दया करके मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए सियार भैया, मेरे बच्चे को मत खाइए। देखो टोनी, मुझे कोई दया वया नहीं आती है। तुम मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है और मुझे चकमा देने चली थी। हाँ, अभी तो मैं तुम्हारे बच्चे को खाऊंगा ही, साथ ही साथ मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। सियार अंकल, ओ सियार अंकल, आप मेरे मम्मा को मत खाना, बदले में हम दोनों भाई को खा लो, लेकिन मेरी मम्मा को नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है बच्चे, तो फिर तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। मुझे माफ कर देना सियार भैया, आप तो बहुत महान हैं। इसका मतलब जंगल के सारे पक्षी जो आपकी काफी प्रशंसा करते थे, इसका मतलब वो सब झूठ था। आज मुझे पता चला आप तो बहुत अच्छे हैं और आप तो इस जंगल के राजा हैं। सियार अपनी प्रशंसा सुनकर काफी खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह, जंगल के सारे पक्षी मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है टोनी, मैं तुम्हारी बात सुनकर खुश हुआ। मैं तुमको इस बार छोड़ दिया, जाओ, लेकिन मैं तो तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मैं खाऊंगा ही। वो तो मैं जानती हूँ सियार भैया, लेकिन यदि आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। तुम क्या बोलना चाहती हो टोनी? जल्दी से बोलो। सियार भैया, मैं भोजन लाने हमेशा सुबह सुबह ही अपने घोंसले से निकल जाया करती हूँ और शाम के समय ही लौटती हूँ, जिससे मैं अपने बच्चे को समय ही नहीं दे पाती हूँ। यदि आप मेरे बच्चे को आज ना खाकर कल खाते तो आज मैं सारा दिन अपने बच्चे को जी भर कर देखती। फिर दुष्ट सियार मन ही मन सोचता है, टोनी जंगल से भागने का कोई योजना तो नहीं बना रही है, लेकिन तुम मुझसे भागकर कहाँ जाओगी? अगर टोनी भागने की कोशिश की तो मैं तो उसे कच्चा ही चबाकर खा जाऊंगा। लेकिन इसकी बात सुनकर लगता है कि टोनी सचमुच अपने बच्चे को जी भर कर देखना चाहती है। ठीक है, आज मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कल सुबह होते ही तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगा। आप तो सचमुच कितने महान हो सियार भैया, आपका दिल कितना बड़ा है। ठीक है, ठीक है। फिर दुष्ट सियार वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया कहती है, अरे दुष्ट सियार, तुमने जंगल के सारे पक्षियों के बच्चे को खा जाते हो, लेकिन मेरा नाम भी टूनी है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को खाने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ एक योजना बनाती है कि कैसे दुष्ट सियार को अपने किए के मजा चखाना है। और जैसे ही सुबह होती है, टूनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर नीचे आती है और एक गड्ढा बनाती है। नीचे कांटेदार झाड़ी रख देती है और उसके ऊपर हल्का सा घास पत्ते रखकर उसके ऊपर अपने बच्चे को बैठा देती है। तभी सियार और राजू दुष्ट कौवा आ जाता है और टूनी के बच्चे सियार से कहता है,
आइए आइए सियार अंकल, और आप यहाँ आकर मुझे खा लीजिए, तब तो होगा ना। अच्छा ठीक है टूनी के बच्चे, मैं अभी आता हूँ और तुम दोनों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाता हूँ। फिर जैसे ही दुष्ट सियार टूनी के बच्चे को खाने जाता है, धड़ाम से उस गड्ढे में गिर जाता है और उसके शरीर में कांटा चुभ जाता है, जिससे सियार तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। ये सब देखकर दुष्ट राजू कौवा डर जाता है और कहता है, भाग दुष्ट कौवे भाग, नहीं तो तुम्हारा हाल भी दुष्ट सियार जैसा हो जाएगा। फिर दुष्ट कौवा वहां से झटपट भाग जाता है और टूनी आकर कहती है, आज इस दुष्ट सियार से जंगल के सारे पक्षियों को आराम मिल गया है और अब हम सभी पक्षी आराम से रह सकते हैं। इस प्रकार टूनी अपने बच्चों के साथ फिर से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी, तो वहीं दूसरे पेड़ पर मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर रहा करता था। और पास के जंगल में गोरी कौवी अपनी एक अंधी बेटी मुन्नी और पति दुष्ट कालू कौवा के साथ रहा करती थी। मुन्नी अंधी होने के कारण दुष्ट कौवा अपनी बेटी से काफी नफरत करता था। एक दिन दुष्ट कौवा अपनी बेटी मुन्नी से कहता है, मुन्नी चलो, आज मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। नहीं, मेरी बेटी को मेरे साथ ही रहने दो कालू जी। अगर मेरी बेटी कहीं इधर उधर हो गई तो कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं अपनी बेटी को। मम्मा आप मुझे जाने दीजिए ना, पहली बार तो आज पापा मुझे साथ लेकर जाना चाहते हैं। मम्मा प्लीज मुझे जाने दो ना। फिर गोरी कौवी मान जाती है और दुष्ट कौवा अपनी बेटी मुन्नी को लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाती है। मुन्नी सीधे मेरे पीछे पीछे उड़ती जाओ, कहीं इधर उधर मत हो जाना। ऐसे ही कालू कौवा अपनी बेटी को बहुत दूर किसी सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है और उसे एक पेड़ पर बैठाने के बाद कहता है, यहाँ इस पेड़ पर ही तुम रुकी रहो मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मगर पापा मुझे तो प्यास नहीं है। अभी बहुत दूर जाना है बेटे, रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा ना, इसलिए इधर ही पानी पी लेते हैं। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। और कालू कौवा जाकर सीधे अमरूद के पेड़ पर बैठ जाता है और वो जी भरकर अमरूद खाता है और फिर कहता है, मेरी जान छूटी, अंधी बेटी को पालना मेरे बस की बात नहीं है, उसके भाग में तो ऊपर वाले ने ही दुख लिख दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। ये कहकर कालू कौवा घर चला जाता है। शाम होने को थी और इधर कालू की बेटी मुन्नी अकेली पेड़ पर बैठी हुई, इसलिए उसे डर लगने लगा था। इसलिए वो रो रो कर कहने लगती है, पापा आप कहाँ हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ हूँ पापा, मैं यहाँ हूँ, कहीं आप तो मुझे भूल नहीं गए ना पापा। मगर वहाँ कौन था जो उसकी आवाज सुनता? उसका पापा दुष्ट कौवा तो उसे छोड़कर घर चला गया था। कालू, मेरी मुन्नी कहाँ है जो तुम यहाँ अकेले आए हो? फिर कालू झूठ मूठ का रोने लग जाता है और कहता है, गौरी गौरी, मैं अपनी बेटी मुन्नी को पेड़ पर बैठाकर पानी पीने गया था कि उसे एक राक्षस चील खा गया और मैं कुछ नहीं कर सका गौरी, कुछ नहीं कर सका। मैं अपनी अंधी बेटी को नहीं बचा सका गौरी, मुझे माफ कर दो।
तुमने मेरी अंधी बेटी को जान से मार दिया ना कालू। तुमने मेरी मुन्नी को मार डाला। मुझे पहले ही तुम पर शक था कि आखिर आज तुम इतने लाड प्यार से मेरी बेटी को क्यों घुमाने ले जा रहे हो। मेरा शक सही निकला। हाय, मैं मर गई। तुमने मारा है मेरी बेटी को। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी कालू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। फिर गोरी कौवी चकरा कर वहीं गिर जाती है। तुझे क्या हुआ? कहीं ये भी तो नहीं मर गई? फिर कालू कौवा वहां से भागी भागी टूनी चिड़िया के पास चला जाता है और टूनी के पास पहुंचकर कहता है, टूनी, ओ टूनी, जल्दी चलो, गोरी को कुछ हो गया है। क्या हुआ कालू? क्या हुआ आखिर गोरी बहन को? तुम मेरे साथ चलो टूनी, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवा के साथ जाने लगती है और देखकर कहती है, ये तो मर गई है और इसकी सांस भी बंद है। बेचारी गोरी अपनी बेटी का दुख ना सह सकी और माँ भी मर गई। तो क्या मुन्नी भी मर गई है कालू भैया? हाँ टूनी, आज मैं मुन्नी को लेकर बाहर गया था कि उसे चील खा गया। मेरा तो घर ही उजड़ गया टूनी, मेरा तो घर ही उजड़ गया। जरा हौसले से काम लो कालू भैया, होनी को भला कौन टाल सकता है। अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो कैसे सह पाओगे इतना बड़ा दुख। पापा, पापा, मैं यहाँ हूँ। पापा, मुझे सच में प्यास लगने लगी है। पापा, आप जल्दी से पानी लेकर आ जाओ पापा। फिर अंधी कौवी को पेड़ पर बैठा देख दूर से एक राक्षस चील देख लेता है और उस अंधे मुन्ने के पास पहुंच जाता है और कहता है, ये तो मुझसे डर ही नहीं रहा है। लगता है ये कौवी तो अंधी है। कौन है? पापा आप है ना? नहीं, मैं चिड़िया हूँ। आपके पापा ने तुझे लेने के लिए भेजा है। लेकिन पापा कहाँ है चिड़िया आंटी? वो वहाँ थोड़ी दूर बैठे हुए हैं। मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ कौवी। मैं नहीं बोलूंगी पापा से, मैं नहीं बोलूंगी। मुझे यहाँ छोड़कर खुद दूर जाकर बैठे हुए हैं। फिर वो अंधी कौवी चील के पीछे पीछे उड़ती है। राक्षस चील उसे दूर अपने घर की तरफ ले जाती है और घर पहुंचकर कहती है, कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है पापा चिड़िया आंटी? मगर चील खामोश था। आप बोल क्यों नहीं रही है चिड़िया आंटी? आप बोलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मुन्नी इधर उधर देखती है जिसे वो चील खामोशी से देख रहा था और फिर कहता है, आपके पापा आपको उस पेड़ पर बैठाकर कहाँ गए थे? मेरे पापा मेरे लिए पानी लेने गए थे। मैंने कहा भी था कि मुझे प्यास नहीं है, मगर फिर भी पापा चले गए। इसे सुनकर वो चील भली भांति समझ जाती है कि उसके पापा उसे मरने के लिए वहाँ छोड़कर चला गया है। फिर राक्षस चील को उस अंधी मुन्नी पर बहुत दया आ जाता है। चील तो मुन्नी को खाने के इरादे से लाई थी, मगर अब उसका इरादा बदल जाता है और कहता है, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, अब मैं समझ गया हूँ। अब आपके पापा कभी नहीं आने वाले हैं। आपका पापा आपको वहाँ सुनसान जगह पर मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। अंकल, कोई पापा भी ऐसा कर सकता है क्या? हाँ पक्षी, कुछ पक्षी बहुत जालिम होते हैं। ये लो, अब आप ये फल खा लो और अब मैं आपके लिए पानी भी लेकर आता हूँ। फिर मुन्नी फल खाती है और पानी भी पीती है और फिर चील के पास उसी के घोंसले में सो जाती है, जिसे देखकर चील को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सारी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया है, बहुत पाप किया हमने, लेकिन इस मुन्नी का पापा तो मुझसे भी बड़ा पापी निकला। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चील हर दिन कुछ न कुछ घर लौटते समय मुन्नी के लिए लेकर आता। अंकल, आपका आकार तो बहुत बड़ा है, मगर माँ तो बतलाया करती थी कि चिड़िया का आकार हमसे भी बहुत छोटी होती है।
बेटी मैं बड़ी चिड़िया हूँ। कालू कौवा अब बहुत मजे की जीवन बिता रहा था, क्योंकि उसे क्या मालूम था कि घर परिवार और रिश्ते क्या होते हैं। वह अकेला रहकर ही खुश था। मैं कालू हूँ, मैं कालू हूँ, मैं तो काला काला कालू हूँ, मैं तो ऊंचा ऊंचा उड़ता हूँ, ला 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 ला। अब तो कोई कौवी मेरे चक्कर में आ जाए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठे हुए ऐसे सोच रहा था, फिर कहीं से उड़ने लगते हैं। तभी राक्षस चील टूनी से कहता है, टूनी, ओ टूनी, भागना नहीं, रुको, मैं तुम्हें खाने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूँ। फिर डरते डरते टूनी रुक जाती है और कहती है, क्या बात है चील भैया, आपने मुझे क्यों रोका? दरअसल बात यह है टूनी कि दुष्ट कालू की बेटी मुन्नी मेरे पास सुरक्षित है, और दुष्ट कालू भी। यदि मैं कालू के हवाले उसकी बेटी कर देता हूँ तो मुझे शक है कि वो मुन्नी को जान से मार डालेगा। इसलिए तुम इस बात की खबर महाराज ईगल को पहुँचा देना टूनी, जिससे मुन्नी को इंसाफ मिल सके। और तुम तो जानते ही हो टूनी कि मुझसे महाराज को पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता। क्या कहा चील भैया, आपके पास मुन्नी है? हाँ टूनी, मेरे पास मुन्नी है और अब उसे कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब कालू भैया ने मुझसे झूठ कहा था। इसका मतलब गोरी बहन भी इसी सदमे से मर गई है और कालू ने मुझसे झूठ कहा था। ठीक है चील भैया, मैं भी जाकर महाराज ईगल को सारी बातें बताती हूँ। फिर टूनी, मिट्ठू, बंटी और बुलबुल महाराज के राजभवन की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर सभी पक्षियां कुछ ही देर में राजभवन पहुंच जाते हैं और टूनी महाराज से सारी बातें बताने लगती है। फिर महाराज ईगल कहते हैं, इसका मतलब राक्षस चील ने बहुत अच्छा फैसला लिया है टूनी। मैंने तो बेकार का उससे दुश्मनी मोल लिया था। सेनापति जी महाराज, जाओ और जाकर दुष्ट कौवे मुन्नी और राक्षस चील को बुला कर लाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर दो सेनापति जाता है और मुन्नी, कालू और राक्षस चील को बुलाकर लाता है। फिर महाराज ईगल दुष्ट कौवे से कहते हैं, टूनी ने तुम्हारे बारे में सारी बातें सच सच बता दी है। क्या रे दुष्ट कौवे, तुमने अपनी अंधी बेटी मुन्नी को मरने के लिए छोड़कर चला गया था और तुम्हारी पत्नी इस दुख को सह नहीं पाई, जिससे कोरी पहन भी हमेशा हमेश के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। इसके मौत का जिम्मेदार तुम ही हो दुष्ट कौवे, तुम ही हो। वो तो शुक्र मनाओ मेरे मित्र राक्षस चील का, जिसने तुम्हारी अंधी बेटी की जान बचाई और तुम पर दया किया। मुझे माफ कर दो चील मित्र, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। चुप कर दुष्ट कौवे, तुम्हारे माफी से क्या गोरी बहन वापस आ जाएगी? तुम्हें भी फांसी के फंदे पर चढ़ना ही होगा। तभी टूनी बीच में ही बोल पड़ती है, वो तो ठीक है महाराज, लेकिन अब मुन्नी बेचारी कहाँ रहेगी? इस बात का तो फैसला कर दीजिए महाराज। तुमने बिल्कुल ठीक कहा टूनी। हाँ तो मुन्नी बेटी, अब तुम किसके पास रहना पसंद करोगी? जी महाराज, मैं चील अंकल के पास रहना पसंद करूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मुसीबत के समय बचाया है और अपने पापा से भी बढ़कर प्यार दिया है महाराज। मैं चील अंकल को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन एक बात है महाराज, मेरे पापा को जान से मत मारना। उन्हें भी जीने के लिए मौका दीजिए महाराज, जिससे वो सबक सीख सके। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया मुन्नी। दुष्ट कौवे, तुम अपनी जमीन के कागजात पर साइन करो कि ये जमीन हमने चील को बेच दिया है। महाराज, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, ये सजा भी कम है। दुष्ट कौवे, अगर भला चाहते हो तो जमीन के कागजात पर दस्तखत कर दो। फिर दुष्ट कौवे डरते डरते कागज पर हस्ताक्षर कर देता है और वो कागज कालू कौवे से लेकर चील को दे देता है। फिर महाराज ईगल कहते हैं, चील मित्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया और ये जमीन का कागज इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया कि अंधी मुन्नी को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी एक अच्छे कौवे से करा देना। जी महाराज, आप मुझ पर विश्वास रखिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा।
ठीक है चील मित्र। और हाँ दुष्ट कौवे, अब तुम दर दर की ठोकर खाना और पागलों की तरह घूमते रहना। और टूनी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे मैं सही फैसला ले पाया। फिर सभी खुशी खुशी अपने घर को लौट जाते हैं और दुष्ट कालू मुंह लटकाए हुए रोते हुए वहां से जाने लगता है। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी, तो वहीं दूसरी ओर बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और दुष्ट कालू कौवा रहा करता था। और पास ही के जंगल में ईगल महाराज अपने सेनापति के साथ रहा करते थे। एक दिन दुष्ट कौवा एक पेड़ के डाल पर सो रहा था। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से एक छड़ी अचानक दुष्ट कौवा के सिर पर लग जाता है और दुष्ट कौवा नीचे गिर जाता है। अरे रे 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 रे, अरे बाप रे, मैं तो गिर गया। मुझे तो लगता है कि मेरा कमर ही टूट गया। ओहो, कितना दर्द हो रहा है। अरे मैं तो सो रहा था, मेरे आसपास भी कोई नहीं था, तो फिर भला मुझे किसने मारा जो मुझे इतनी चोट लगी और मैं पेड़ से भी गिर गया। तभी कालू कौवा घूम कर देखता है तो पाता है कि एक छड़ी में बल्ब जलता है और बुझ जाता है। तभी कुछ देर सोचने के बाद कहता है, अरे इसका मतलब ये लाठी मेरे सिर पर गिरा था, लेकिन भला ये छड़ी आया कहाँ से? आसपास में तो कोई भी नहीं है और देखता हूँ कि छड़ी में बल्ब जलता और बुझ जाता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कालू कौवा सोचता है कि शायद ऊपर से कोई जहाज गुजर रहा था, तभी ऊपर से ये छड़ी गिर गई होगी। तभी कालू कौवा कहता है, अच्छा, इसका मतलब ऊपर से कोई हवाई जहाज गया होगा और लाठी गिर गया होगा। लेकिन इसमें तो कहीं बैटरी भी नहीं लगा हुआ है, आखिर ये जल कैसे रहा है? फिर दुष्ट कालू कौवा वो छड़ी अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है, ये छड़ी तो काफी खूबसूरत है, मैं इसे घर ले जाऊंगा और इसे रखूंगा। लेकिन मुझे अभी पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो उड़ भी नहीं सकता हूँ। मेरा कमर जो टूट गया है, लेकिन सभी पक्षी देखकर तो मुझे हंसेंगे। क्या करूँ? बहुत अच्छा। पहले कभी ऐसा नहीं देखा था और ना ही सुना था। इस बात की खबर मुझे महाराज को देना होगा। हाँ बंटी भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो ईगल महाराज के पास। फिर वे दोनों वहां से ईगल महाराज के पास रवाना हो जाते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद महाराज के पास पहुंच जाते हैं। तभी महाराज बंटी कबूतर से कहते हैं, अरे बंटी, तुमको तो देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत डरे हुए हो। आखिर क्या बात है? हाँ महाराज, सच में मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। मगर क्यों? क्या हुआ? तुम्हारे सर पर कोई आसमान गिर पड़ा क्या? नहीं महाराज, मैं रास्ते से आ रहा था तो देखा कि टोनी के खेत में मुर्गी फला हुआ है। आज से पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। पेड़ में तो हमने एप्पल फलते हुए देखा, आम फलते हुए देखा, लेकिन मुर्गी, ये भला कैसे हो सकता है? नहीं बंटी, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है टोनी मुर्गी पालती है और वो मुर्गी खेत पर चढ़ गई है और तुमको देखने में ऐसा लगा। मुझे पूरा विश्वास है बंटी कि तुमने कुछ गलत देखा होगा। महाराज, मैंने कोई भूल नहीं देखा है, मैंने बिल्कुल सही देखा है। मामला तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। सेनापति जी महाराज, तुम टूनी को बुला करके उसके खेत में पहुंचो और मैं और बंटी कबूतर उसके खेत पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर सेनापति टूनी को बुलाने चला जाता है और इधर बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और महाराज ईगल टूनी के खेत की ओर रवाना हो जाते हैं। सेनापति टूनी के पास पहुंचकर कहते हैं, टूनी, ओ टूनी, तुम्हें महाराज ने तुम्हारे खेत पे बुलाया है। मगर क्यों सेनापति भैया, मैंने क्या किया है? वो तुम महाराज को जाकर के बताओगी। तुम कोई काला जादू जानती हो और तुम जादू के माध्यम से अपने खेत में मुर्गी उगाई हो। ये क्या बोल रहे हैं आप सेनापति भैया? मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है। मैंने कहा ना, वो जाकर तुम महाराज को बताओगी। चलो। फिर सेनापति और टूनी अपने खेत की ओर रवाना हो जाती है और इधर महाराज और बंटी कबूतर भी टूनी के खेत में पहुंच जाते हैं।
ये सब दुष्ट कालू कौवा एक पेड़ के आड़ से छिपकर देख रहा होता है। तभी टूनी और सेनापति को रोककर कहते हैं, ये क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे अपने खेत की तरफ कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताएं कालू भैया, ये सेनापति कह रहे हैं कि तुमने अपने खेत में मुर्गी का पेड़ उगाया है। मैं भला ऐसे कैसे मुर्गी का पेड़ उगा सकती हूँ? मुर्गी का पेड़ भी होता है क्या? टूनी, मुझे भी लेकर चलो तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या ये बात सच है। फिर टूनी, सेनापति और दुष्ट कालू वो जादुई छड़ी अपने पंख के नीचे छुपा लेता है और खेत में चला जाता है। फिर महाराज टूनी से कहते हैं, अरे टूनी, ये बताओ कि तुमने अपने खेत में ये जादुई पेड़ उगाया है क्या? और इसमें मुर्गी, ऐसा क्यों? ये सब कैसे हुआ महाराज, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तभी बीच में बंटी कबूतर बोल पड़ता है, महाराज ये टूनी जरूर कोई काला जादू जानती है, इससे हम लोगों को खतरा है, इसको जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। तभी दुष्ट कौवा मन ही मन कहता है, हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही मौका है, और हो भी क्यों ना, मुझे बार बार बोल करके जो है आपसे मार जो खिलाई है, अब इसका बदला तो मैं वसूल कर रहूंगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। हाँ महाराज, ये टूनी जरूर कोई काला जादू जानती है, इससे जंगल के सभी पक्षियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए इसको जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। ये आप क्या बोल रहे हैं कालू भैया, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और आप मुझे सजा देने की बात बोल रहे हैं। तभी वहाँ एक तांत्रिक उल्लू आ जाता है और महाराज से कहते हैं, महाराज, आप टूनी को सजा ना दे, ये टूनी बेकसूर है, इन्होंने कोई गलती नहीं की। दरअसल मैं जादुई छड़ी लेकर इस पेड़ के ऊपर से होते हुए मैं जा रहा था, तभी मेरी जादुई छड़ी गिर गई है। मुझे घर जाकर पता चला कि वो जादुई छड़ी दुष्ट कालू ने उठा लिया है, और इसी के पास से देखिए महाराज, इसने तो अपने पंख के नीचे छुपा कर रखा है। क्या रे दुष्ट कौवे, ये सारा खेल तुमने खेला है? सेनापति, जी महाराज, इसको कैद कर लो। रुक जाओ महाराज, मेरे पास जादुई छड़ी है, मैं भी चाहूँ तो आप सबों को पिंजरे में कैद कर सकता हूँ। तभी कालू कौवा वो जादुई छड़ी निकालकर महाराज, सेनापति और टूनी को बंद कर देता है और इधर तांत्रिक उल्लू पर भी जादू करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। अरे ये क्या, महाराज को तो हमने अपनी जादुई शक्ति के माध्यम से बंद कर दिया है, लेकिन तांत्रिक उल्लू पर असर क्यों नहीं हो रहा है? हा 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 हा, दुष्ट कौवे, ये मैं पहले से ही जान रहा था, मैंने अपने आप पर जादू कर लिया है, ये जादुई छड़ी मुझ पर कुछ असर नहीं करेगा, अब तुम्हारी खैर नहीं। फिर तांत्रिक उल्लू अपने शरीर में से एक जादू निकालता है, जिससे कालू कौवा एक पिंजरे में कैद हो जाता है और वो जादुई छड़ी तांत्रिक उल्लू ले लेता है और महाराज को आजाद कर देता है। फिर तांत्रिक उल्लू कहता है, महाराज, अब आपकी इच्छा, इससे जैसे चाहे आप सजा दें, मैं तो ये जादुई छड़ी लेकर चला, मेरा काम हो गया। ऐसा कहकर वो तांत्रिक उल्लू वहां से चला जाता है और महाराज सेनापति से कहता है, सेनापति, जी महाराज, इसको लेकर राजभवन चलो। फिर दुष्ट कालू कौवे को पकड़कर लेके जाता है और 10 डंडे लगाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए कारागार में बंद कर देता है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।